इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस पूरी थ्योरी को समझेंगे। थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। कुछ 3 मेन प्रिंसिपल्स दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तो वो प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे और एट लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। हम एग्जाम में इन लर्निंग की थ्योरीज पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। आपके सिलेबस में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी ये सेकेंड यूनिट है लर्निंग। तो यहाँ पे कुछ लर्निंग की थ्योरीज दी गई हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि स्किनर की थ्योरी है, पैवलॉक की थ्योरी है या थॉर्नडाइक की थ्योरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो इन्हें बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा, बहुत अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ट्रायल का मतलब क्या होता है, बार बार प्रयास करते हैं किसी चीज़ के लिए, ट्रायल करते हैं। और एरर यानी आपसे जितनी मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों से आप जो सीखते हो, ये इस पे बेस्ड है ये थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। इवार्ड ली थॉर्नडाइक वाज द फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये जो इवार्ड ली थॉर्नडाइक थे, इनका ये पूरा नाम है, ये अमेरिका के रहने वाले एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी लर्निंग की। हम कैसे सीखते हैं, हम बार बार ट्रायल करते हैं, फिर हम एरर करते हैं, गलतियां करते हैं और अपनी ही गलतियों से सीखते हैं। तो ये लर्निंग की एक थ्योरी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। According to Thorndike, all learning take place because of formation of bond and connection between stimulus and response. Thorndike के अकॉर्डिंग जितनी भी लर्निंग हम करते हैं वो सभी किसका रिजल्ट होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन का रिजल्ट होती है या फिर कनेक्शन फॉर्मेशन का रिजल्ट होती है। अब ये बॉन्ड या कनेक्शन किसके बीच में बनता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बनता है। स्टिमुलस कौन होता है, बाहर से जो उद्दीपन आ रहा है, यानी अगर आपने कोई गर्म तवा छू लिया तो आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं, या आप माचिस से अगर माचिस जला रहे हैं और आपका हाथ वहाँ पे जल गया तो आप तुरंत से माचिस को छोड़ देंगे। होता है ना, ऐसे सडन एक्शंस कुछ होते हैं। तो ऐसे कुछ उद्दीपन होते हैं जिससे कि आप तुरंत सडन प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हीं को हम स्टिमुलस कहते हैं। और आप जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं, उसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक जो बॉन्ड बनता है, एक जो कनेक्शन बनता है, इसी से हमारी लर्निंग हो पाती है, ये थॉर्नडाइक ने कहा था। देन He further says that learning take place through a process of approximation and correction. Approximation क्या होता है, जब हम बार बार ट्रायल करते हैं तो हम सही की ओर बढ़ रहे होते हैं। जब हम बार बार किसी चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, जैसे आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया, तो आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल अप्रॉक्स की ओर बढ़ रहे हैं ना। फाइनली आप किसी एक अटेम्प्ट में आपका वो पेपर क्रैक हो जाएगा ना, आप फाइनली उस चीज़ को कर लेंगे। तो आप बार बार उसको क्या कर रहे हैं, इसको ट्राई कर रहे हैं और एरर आपसे हो रहे हैं, आपसे गलतियां हो रही हैं, यानी आप करेक्शन कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर, और देन फाइनली आप अचीव कर लेंगे, यानी आप लर्निंग को अचीव कर लेंगे। देन A person makes a number of trials. Some responses do not give satisfaction to the individual, but he goes on making the further trials until he gets satisfactory responses. देखिए यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल एप्लीकेबल होगा जो मैंने अभी बताया कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नंबर ऑफ ट्रायल्स करते हैं। ठीक है, बार बार आप ट्रायल करते हैं, बार बार आप ड्रॉप लेते हैं और अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं। और अगर आपका रिस्पॉन्स जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी आपको अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं, आपसे पेपर क्रैक नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बार बार ट्रायल करते रहेंगे ना। तो फर्दर ट्रायल्स आप करते रहते हैं जब तक आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है। तो वही आपको सोच के यहाँ पे इस थ्योरी को समझना है। ठीक है, देन थॉर्नडाइक कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ही मोस्ट वाइडली कोटेड एक्सपेरिमेंट विद अ कैट प्लेस्ड इन अ पजल बॉक्स। देखो, थॉर्नडाइक ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे अपनी इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी जानवरों पे किए थे, लेकिन मेनली जो उन्होंने ज़्यादातर किए थे एक्सपेरिमेंट वो कैट पे किए थे, और कैट को भी एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक है, अब वो पजल बॉक्स कैसा था उसके हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं।
थॉर्नडाइक पुट अ हंग्री कैट इन अ पजल बॉक्स। एक पजल बॉक्स था और थॉर्नडाइक ने एक जो बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी, उसको उसमें रख दिया। द बॉक्स हैड वन डोर, एक दरवाज़ा था उसका, विच कुड बी ओपन बाय मैनिपुलेटिंग द लैच ऑफ द डोर। यानी दरवाजे के पास एक लैच टाइप का बना हुआ, जैसे कार में ब्रेकर टाइप का होता ना, वैसा ही लैच टाइप का बना हुआ था। और उस पर जब हम प्रेस करेंगे, मैनिपुलेटिंग वर्ड आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, जब वहाँ पे हम उसे प्रेस करेंगे तब जाके वो डोर हमारा ओपन हो जाएगा हमारी पजल बॉक्स का। ठीक है, ये सिस्टम था उसका, इसीलिए उसे पजल बॉक्स कहा गया था। अ फिश वॉज प्लेस आउटसाइड द बॉक्स। और एक जो फिश थी जो कि फूड है बिल्ली के लिए, वो बाहर रख दिया गया था पजल बॉक्स के। द कैट बीइंग हंग्री हैड द मोटिवेशन ऑफ ईटिंग फिश आउटसाइड द बॉक्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है, ठीक है, और आप वो चीज़ मतलब बहुत ही डेलिकेटली नहीं चाहते हैं, तो आप उतने अच्छे से आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी जितना अगर आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं और आप बिल्कुल उसको चाहते हैं, जैसे आपका पेट भरा हुआ है पहले से ही, तो आपके पास चाहे जितने डिलीशियस फूड रखे हों, आपकी उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं होगी खाने की। लेकिन अगर आप 2 दिन के भूखे हैं, समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, तो आपके सामने जो भी रखा होगा, जो भी रखा होगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और जो खाने की आपकी तीव्रता है या उसको पाने की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी ना। यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है कि जो बिल्ली थी वो उन्होंने भूखी ली थी, ताकि जो उसके सामने स्टिमुलस रखा गया, स्टिमुलस क्या था, वो फूड था, वो फिश थी उसके लिए स्टिमुलस, जिसको देख के वो क्या कर रही थी, उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। क्योंकि अगर बिल्ली एक्शन कर रही है तो वो एक्शन किसके लिए करेगी, किसी चीज़ को पाने के लिए ना, उस फूड को पाने के लिए ही तो वो एक्शन करेगी। अभी आप पूरा एग्जाम्पल, पूरा एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन हाउएवर द ऑब्स्टिकल वॉज द लैच ऑन द डोर। लेकिन वो फिश क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि डोर लॉक था। और डोर लॉक क्यों था, क्योंकि वो लैच की वजह से। लैच क्या था, एक तरह से हिंडरेंस या ऑब्स्टिकल का काम कर रहा था। द कैट मेड रैंडम मूवमेंट इनसाइड द बॉक्स इंडिकेटिंग द ट्रायल एरर टाइप ऑफ बिहेवियर, बिटिंग एट द बॉक्स, स्क्रैचिंग द बॉक्स, वॉकिंग अराउंड, पुलिंग एंड जंपिंग एक्सेट्रा टू कम आउट ऑफ एंड गेट द फूड। अब जो बिल्ली है वो क्या करेगी, वो भूखी है, उसको फिश चाहिए, तो वो बहुत सारे रैंडम एफर्ट्स करती है, रैंडम मूवमेंट करती है बॉक्स के अंदर। और इन्हीं रैंडम मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ बिहेवियर कहते हैं। बिल्ली कैसा बिहेवियर शो कर रही है, ट्रायल एंड एरर टाइप का बिहेवियर शो कर रही है। वो बॉक्स को काटती है, स्क्रैच करती है, पंजे मारती है, इधर उधर दौड़ती है, पुल करती है, जंप करती है। वो इतने सारे रैंडम मूवमेंट करी क्योंकि उसको बाहर निकलना है और फिश उसको खाना है। देन नाउ इन कोर्स ऑफ हर मूवमेंट्स द लैच वॉज मैनिपुलेटेड एक्सीडेंटली एंड द कैट केम आउट टू गेट द फूड। अब क्या होता है, उसके इन्हीं रैंडम मूवमेंट्स की वजह से एक मूवमेंट इसका ऐसा होता है जहां पे वो लैच गलती से एक्सीडेंटली दब जाता है और डोर ओपन हो जाता है और वो जाके फूड यानी फिश को खा लेती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। ओवर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव ट्रायल्स द cat took shorter and shorter time, committed less number of errors, and was in a position to manipulate the latch as soon as it was put in the box and learned the art of opening the door. अब क्या हुआ, एक बार उसने फिश को खा लिया, अब दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट इसी तरह से कंडक्ट किया गया। बिल्ली को भूखा रखा गया, वापस से फिश रखी गई, उसको लॉक कर दिया गया। दोबारा से उसने कुछ रैंडम एफर्ट्स मारे और एक्सीडेंटली दोबारा उसका पैर उस लैच पे दब गया और दरवाज़ा खुल गया, उसने जाके फिश को खा लिया। फिर तीसरी बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया, चौथी बार, पांचवी बार, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने के बाद बिल्ली एक बार जान गई थी कि जब मैं इस लैच के अगल बगल अपना पंजा मारती हूँ, ठीक है, ऐसा उसके अंदर ये डेवलप हो गया था लर्निंग बिहेवियर कि जब मैं ऐसा पैर मारूंगी वहाँ पे तो ये डोर ओपन हो जाएगा और हम आसानी से बाहर निकल के फिश को खा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, उसने ट्रायल्स किए, उसने एरर किए, फिर उसने उस एरर से सीखा। ठीक है, फिर शॉर्टर टाइम में उसके एरर्स जो है वो कम होने लगे। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने बहुत ज़्यादा रैंडम एफर्ट्स किए थे, फिर पहले एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन में जो पांचवा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया था पांचवी बार में उसने कम एफर्ट्स। अब यहाँ पे इसके जो एरर का नंबर था वो भी कम हो गया और इसने ये चीज़ सीख ली कि आर्ट ऑफ ओपनिंग द डोर। देन थॉर्नडाइक कंक्लूडेड दैट इट वाज ओनली
आफ्टर मेनी रैंडम ट्रायल्स दैट द कैट वॉज एबल टू हिट अपॉन द सोल्यूशन। यानी थॉर्नडाइक ने कंक्लूड किया कि ये सिर्फ तब हो पाया जब उसने बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रायल्स किए। देन ही नेम्ड इट ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो इसीलिए इन्होंने इस थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी रख दिया, लर्निंग की थ्योरी। An analysis of a learning behavior of a cat in the box shows that beside trial and error, the principle of goal, motivation, explanation, reinforcement are involved in the process of learning by trial and error. अब इन्होंने बताया कि ट्रायल एंड एरर के अलावा यहाँ पे कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं जो काम करते हैं, जैसे कि मोटिवेशन होना, गोल होना। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं वो उतनी तीव्रता से आप नहीं चल पाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने बताया ना कि अगर बिल्ली का पेट पहले से ही भरा हुआ होता तो शायद वो इतने ज़्यादा रैंडम एफर्ट्स नहीं करती फिश को पाने के लिए, लेकिन वो भूखी थी तो वो उसका और इंस्टिंक्ट बढ़ा दे रही थी, उसका गोल और फोकस्ड हो गया था, और वो भूख उसको जो लग रही थी, फिश की जो उसकी स्मेल आ रही थी, वो जो स्मेल सूंघ रही थी, वो सब उसका मोटिवेशन का काम कर रही थी। ठीक है, और वो फिश उसके लिए क्या थी, रीएनफोर्समेंट थी। क्योंकि आप जब बार बार किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं और आपका अगर एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो आपको जो खुशी होती है, आपको जो आउटकम मिलता है, आपकी जॉब लग जाती है, आपको जो सैलरी मिलती है, तो वो क्या होती है, आपके लिए रीएनफोर्समेंट ही तो होती है, पुनर्बलन होती है, आपके लिए एक रिवॉर्ड होती है। वैसे ही जो बिल्ली ने रैंडम एफर्ट्स किए, इतने ज़्यादा हाथ पैर मारे, तो फाइनली जब वो फिश खाने को पा जाती है तो फिश उसके लिए क्या है, एक तरह से रीएनफोर्समेंट का भी तो काम कर रही है, पुनर्बलन उसके लिए काम करी, उसको रिवॉर्ड मिला उसके रैंडम एफर्ट्स का। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं इस थ्योरी में। तो ये इसका पजल बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, आप अपने नोट्स में इसे इंक्लूड कर लेंगे। अब कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? रेडीनेस मीन्स द प्रिपरेशन फॉर एक्शन। रेडीनेस होता है कि आप कितना तत्पर हैं उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको हिंदी में कहते हैं तत्परता का नियम। लर्निंग कैन नॉट बी इंस्टिल्ड इन एन इंडिविजुअल अनलेस ही प्रिपेयर हिमसेल्फ टू बिगिन। इफ द इंडिविजुअल इज रेडी फॉर एक्ट टू लर्न, ही और शी विल लर्न मोर क्विकली एंड इफेक्टिवली। मान लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कोई ऐसी क्लास में बैठा दिया जाता है जिस क्लास से आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको बायो की फील्ड में जाना है, आपको नीट का पेपर देना है, आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आपसे मैथ्स आपको पढ़वाई जाती है या एसएसटी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में? आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप पढ़ने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपका गोल ही नहीं है, वो आपका एम नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इच्छा से उसको नहीं पढ़ेंगे, उस क्लास में भी आप इच्छा से नहीं बैठेंगे। तो जब आप रेडी नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो आप उतनी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। बाय द वे, अगर आपको किसी नीट की क्लास में बैठा दिया जाए तो आप कितना अच्छे से उसको पढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी लर्न कर पाएंगे, बहुत ही क्विकली आप लर्न कर पाएंगे, क्योंकि आप वो चाहते हैं, वो आपका गोल है, तो बहुत ही आसानी से आपको वो याद भी हो जाएगा। ठीक है, देन एंड यहाँ से है रेडीनेस और द प्रिपेयर्डनेस फॉर अ टास्क इज हाफ द बैटल वॉन। यानी किसी चीज़ के लिए अगर आप रेडी हैं, अगर आप प्रिपेयर हैं, तो समझ लीजिए आधा टास्क तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। इफ़ द पीपल माइंड इज सेट ऑन अ लेसन, ही इज मोटिवेटेड टू मास्टर इट। इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट रेडी टू एक्ट, ही लूजेस द रेस। यानी अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, अंदर से आप रेडी नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, करने के लिए, तो आप सच में उस चीज़ को अचीव कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है उस चीज़ के लिए, तो फाइनली आप एक ना एक दिन उसे हासिल कर जरूर लेंगे। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस है, ये हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में पढ़ेंगे। आज भी ये अप्लाई किया जाता है, आज भी आप बच्चों के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक शिक्षक बनेंगे, एक टीचर बनेंगे, तो अपनी क्लास में आप ज़बरदस्ती किसी बच्चे को नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती बैठाएंगे तो क्या होगा, वो बेमन से बैठेगा, वो कुछ नहीं सीखेगा, वो कुछ नहीं पढ़ेगा। अब सेकेंड लॉ देखते हैं, जो कि है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। पहले लॉ में हमने देखा लॉ ऑफ रेडीनेस था कि तत्परता का नियम कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगर आप तैयार हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो आप आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं, लेकिन आप अगर अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, तैयार नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो आप उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। वैसे ही अब बढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसका रेपिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखते हैं, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज़ द लॉ ऑफ रेपिटेशन और द कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। यानी किसी भी चीज़ को परमानेंटली लर्न करने के लिए आपको एक कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रेपिटेशन या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ लर्निंग। जिस भी चीज़ को आप याद रखना चाहते हैं, तो अगर आप बार बार उस चीज़ का रेपिटेशन करते हैं या बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। ये चीज़ आपने नॉर्मली अपनी स्टडीज़ में भी इस चीज़ को देखा होगा, जो चीज़ आप बार बार उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को अगर रिवाइज़ नहीं किया तो वो आपको याद नहीं रहेगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है।
लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर कार, टाइप राइटिंग, सिंगिंग और मेमोराइजिंग अ पोएम और अ मैथमेटिकल टेबल ईच नीड एक्सरसाइज एंड रेपिटेशन ऑफ एक्शन मेनी टाइम। कोई भी चीज़ हो, चाहे ज़रूरी नहीं है वो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो, अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ अगर आप सीख रहे हैं, टाइप राइटिंग सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेपिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप भूल जाएंगे, लंबे समय तक आप उसको याद नहीं रख पाएंगे और आपकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। देन वी री रीड लेसन अ नंबर ऑफ टाइम्स टू मास्टर देम। हम बार बार किसी लेसन को पढ़ते हैं, बार बार याद करते हैं, किस वजह से? ताकि हम उसमें मास्टर हो सकें, अच्छे से याद कर सकें। वी प्ले अ म्यूजिकल ट्यून अ नंबर ऑफ टाइम्स टू बी एबल टू प्ले इट एक्यूरेटली एंड इजीली। वैसे ही एग्जाम्पल हम म्यूजिकल ट्यून्स का भी ले सकते हैं। रेपिटेशन एंड ड्रिल फिक्सेस फैक्ट्स एंड मेक एक्टिविटीज ईजिली लर्न। ड्रिल का मतलब होता है बार बार प्रैक्टिसिंग करना, बार बार प्रैक्टिस वर्क करना। जब हम रेपिटेशन करते हैं तो ईजिली एक्टिविटीज़ को हम लर्न कर सकते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है हमारी लर्निंग पे। एक्टिविटीज विच आर अकम्पेन्ड बाय फीलिंग्स ऑफ प्लेजर और सेटिस्फैक्शन आर मोर रेडिली एंड इफेक्टिवली लर्न देन एक्टिविटीज विच आर अनप्लीजेंट और अनोइंग। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपको सेटिस्फाइंग लगती हो, आपको अच्छा लगता हो उस चीज़ को करना, आपको प्लेजर मिलता हो, तो आप जल्दी उस चीज़ को सीख जाएंगे और आप बहुत ही तत्परता के साथ उस चीज़ को करेंगे। और इनफैक्ट अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है करना, मान लीजिए मैथ्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है, सब्जेक्ट मैथ्स आपको पढ़ना नहीं पसंद है, तो आप इजीली उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप वैसा प्लेजर या सेटिस्फैक्ट्री फील नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको बायो प्रेजेंट है, कोई भी सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, आपको प्लेजर मिलता है उस चीज़ को करके, उस चीज़ को पढ़ के, तो आप जल्दी उस चीज़ को सीख जाएंगे। ये इफेक्ट का नियम होता है। दिस सिग्निफाइज दैट इफ रिस्पॉन्सेज सेटिस्फाई द इंडिविजुअल दे आर लर्न एंड सेलेक्टेड वाइल दोज विच आर नॉट सेटिस्फाइंग आर एलिमिनेटेड। जो भी एक्टिविटीज़ आपको सेटिस्फाइंग लगती हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको सेटिस्फाइंग लगता है, वो आपको जल्दी लर्न हो जाती है। और जो चीज़ें सेटिस्फाइंग नहीं होती, आपको अनोइंग लगती हैं, आपको पसंद नहीं आती, वो आपको जल्दी याद नहीं होती है। ठीक है, ये इसका लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम था। टीचिंग शुड बी प्लीजिंग एंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। यानी इसे अगर हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें, हर एक लॉ का अपना अपना एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी है। आज हम एजुकेशन की फील्ड में इनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी पहला तो है रेडीनेस, कि बच्चे को पहले हम तैयार करें, उसको पूरी तरह से मोटिवेट करें किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। जब वो पूरी तरह से तैयार हो तभी हम अपने लेसन को डिलीवर करें, नहीं तो लेसन डिलीवर हम करेंगे और अच्छे से लर्निंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं है और तैयार नहीं है कुछ भी सीखने के लिए। तो हम उन्हें रेडी करेंगे। प्रैक्टिस का भी बहुत, जो लॉ ऑफ हमने एक्सरसाइज पढ़ा, सेकंड लॉ हमने जो पढ़ा, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज की एजुकेशन में। यानी किसी भी चीज़ को हमें अगर बच्चों को लर्न करवाना है तो उसका एन नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस करानी पड़ेगी, उनका रेपिटेशन हमें कराना पड़ेगा, तब जाके उनकी लर्निंग बेटर हो पाएगी। और आखिरी नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी किसी भी टीचर को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले वो बच्चों को मोटिवेट करे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के अगेंस्ट, उसका इंटरेस्ट डेवलप वो करें। जब वो उसके टॉपिक में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो ईजिली उनको क्या लगेगा, वो सेटिस्फाइंग लगने लगेगा और वो आसानी से याद कर पाएंगे। देन ग्रेटर द सेटिस्फैक्शन स्ट्रॉन्गर विल बी द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न। यानी जितना ज़्यादा उनका सेटिस्फैक्शन होगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तो वो उनको सेटिस्फाइंग लगेगा और जल्दी ही वो याद कर पाएंगे। देन द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन स्कूल इज बेस्ड ऑन दिस लॉ। और जो स्कूल में रिवॉर्ड दिए जाते हैं, पनिशमेंट दिए जाते हैं, ये सब भी इसी एग्जाम्पल में आ जाएंगे लॉ ऑफ इफेक्ट में। यानी अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई सेटिस्फाइंग काम करते हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलता है। अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया, तो वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आपने अच्छा आंसर नहीं दिया या आपने कोई भी शरारत की, तो आपको पनिशमेंट मिलता है। तो ये एक इफेक्ट है कि आपने जो एक्टिविटी की उसी के अगेंस्ट में आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अगर देख ले थॉर्नडाइक की थ्योरी के, तो आप यहाँ से ऊपर का इंट्रोडक्शन ये सब रीड कर सकते हैं। मेन है क्या क्या आ जाता है, विदाउट मोटिवेशन और ड्राइव लर्निंग इज़ इम्पॉसिबल। अंदर से जब भी मोटिवेशन नहीं होगा बच्चों के अंदर, तो वो आसानी से सीख नहीं सकते, लर्निंग उनकी अच्छी नहीं हो पाएगी। ये पहला है। सेकेंड है, इन ऑर्डर टू मास्टर अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन प्रैक्टिस इज मस्ट। किसी भी चीज़ को प्रॉपरली लर्न करने के लिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट होती है। ईच टास्क इनिशियली सीम्स डिफिकल्ट। पहले पहले कोई भी टास्क होता है, कोई भी टॉपिक होता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट हमें दिखता है, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू करते करते वो टॉपिक काफ़ी स्मूदर हो जाता है और ईजीएस्ट हो जाता है। हम आसानी से उसे कम ही एफर्ट में याद कर पाते हैं। ठीक है,
उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आखिरी में क्या है, हैबिट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेपिटेशन। हमारी जो रेपिटेशन होती है, जो प्रैक्टिस होती है, वही एक अच्छी हैबिट्स को भी डेवलप करती है। दिस थ्योरी हेल्प्स द टीचर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल हैबिट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड स्ट्रेंथन द गुड हैबिट्स। इसका एक और बहुत बड़ा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि बच्चों की एक अच्छी गुड हैबिट्स को टीचर डेवलप कर सकता है और जो बैड हैबिट्स हैं या जो अनडिजायरेबल हैबिट्स हैं उनको एलिमिनेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने थॉर्नडाइक की पूरी थ्योरी समझ ली। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।